सो हेलो एवरीवन। लास्ट दिन हमने देखा था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। और कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हमने लास्ट दिन पढ़ा था यहाँ पर फोर्स, सिंपली जो फोर्स होता है। और फोर्स के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर वेट, यानी कि कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था वेट। वेट क्या चीज़ होती है? वेट होती है हमारा एक फोर्स ही होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ आज अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा कॉमन फोर्स जो हमारे मैकेनिक्स में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। अब ये रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स क्या है, यानी कि हम रिएक्शन भी कह सकते हैं उसको और कई बार उसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। तो पहले देखिए, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस, देन द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। मतलब देखिए, अगर मान लो एक ये हमारे पास एक सरफेस लेवल है, अर्थ की कोई कोई ग्राउंड है या कोई टेबल है मान लेते हैं, उसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने, है ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे एक नीचे को एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं वेट, mg। और हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले ये जो फोर्स पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने कहा था कि अगर कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो बॉडी एक्सलरेट करना शुरू कर देती है, यानी कि मूव करना शुरू कर देती है। अब जरा सा आप एक कॉमन चीज़ सोचिए। मान लो एग्जांपल के लिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है नीचे को, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। इस पर फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, जो कि हमारा mg। तो अब mg लग रहा, तो ये जो हमारा स्केच पेन है ये नीचे को गिरते रहना चाहिए था, ये नीचे को गिरते रहना चाहिए अर्थ की तरफ को। लेकिन क्या ये गिर रहा है? तो आंसर है नो, ये हमारा गिर नहीं रहा है, बस यहाँ पर स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो क्या इस पर ग्रेविटी नहीं लग रही है? तो आंसर है ग्रेविटी लग रही है। अब जब ग्रेविटी लग रही है, इसका वेट कुछ है, इसकी वेट की डायरेक्शन कुछ है, तो इसको जब डेफिनेटली मूव करना चाहिए। तो मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे हाथ ने इसको रोक के रखा है। तो इसका मतलब मेरा हाथ इस पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ को। मेरा हाथ इस पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ को। जैसे फिर से देखिए, ये जो ब्लॉक यहाँ पर रखा है, ये ब्लॉक को अर्थ खींच रही है, और अर्थ जो खींच रही है तो उसको बोलेंगे mg, यानी कि इसी mg को बोलते हैं वेट। mg कैसा आया है? क्योंकि फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जगह पर हम यहाँ पर देते हैं g, जो कि होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अब ये जो ब्लॉक को नीचे को खींच रहा वेट, इतना ही एग्जैक्टली इतना ही फोर्स इसको ऊपर की तरफ को लगेगा, ऊपर की तरफ को लगेगा इसी ऑब्जेक्ट पे। इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रिएक्शन फोर्स। आर से भी शो करते हैं या इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा रिएक्शन फोर्स। आर मीन्स क्या है? रिएक्शन फोर्स, या इसी को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब देखिए हो क्या रहा बच्चों, जरा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जब मैंने इस पेन को इस तरह से हाथ पे पकड़ के रखा है, तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो मैंने कहा mg, और इसमें ऊपर की डायरेक्शन को भी एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलेंगे हम r। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हैं, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों। तो जब भी कभी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो उसका नेट जो फोर्स हो जाता है वो हो जाता है जीरो। जो उसका नेट फोर्स उस पर लगने लगता है वो हो जाता है जीरो। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी पे दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो ये कोई बंदा है, इसका एक हाथ उसका यहाँ से एक दोस्त खींच रहा, दूसरा हाथ एक दूसरा दोस्त खींच रहा, और ये लगा रहा है यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, ये भी यहाँ से लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो क्या ये पर्सन यहाँ पर मोशन करेगा? नहीं। एक थर्ड पर्सन जब इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये हिल भी नहीं रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो वो बॉडी मूव नहीं करती है, तब वो बॉडी आ जाती है इक्विलिब्रियम में, है ना। उस पर फोर्सेस तो लग रहे होते हैं लेकिन वो बॉडी कहीं कोई मूव नहीं करती है। वैसे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी नीचे को मूव क्यों नहीं कर रहा? इस पे नीचे की डायरेक्शन को तो एक फोर्स लग रहा है mg, लेकिन उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर r किसके बराबर है? mg के बराबर है। r यहाँ पर किसके बराबर है? mg के बराबर। जहाँ पर r क्या है? रिएक्शन। r है यहाँ पर रिएक्शन, या इसी को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। और mg यहाँ पर क्या है? वेट। यानी कि वेट किसके बराबर हो गया? रिएक्शन के बराबर। सो स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपने नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पर सिंपली अगर इस तरह से कोई एक प्लेन सरफेस पे किसी बॉडी को रखा है तो वहाँ पर हमारा नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगता है, हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर क्या हो कि हमको एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन दिया और वहाँ पर एक हमारा एक बॉडी रखा है, तब उस पर कैसे फोर्स लगेंगे? ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे का एक रिकैप, एक पीछे का एक टच कराता हूँ एक कॉन्सेप्ट। जब मैंने तुमको वेक्टर के बारे में पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैंने क्या बताया था आपको? देखो, अगर आपका कोई ये वेक्टर है r, और मैंने कहा कि इसने यहाँ पर इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो इसका ये वाला पार्ट कितना हो जाता है? नीचे वाला पार्ट कितना हो जाता है? r cos थीटा, है ना। ये बताया था मैंने। और मैंने कहा था कि इसी वेक्टर का जो ऊपर वाला टुकड़ा हो जाएगा इस तरह का वाला,
ये हो जाता है आर साइन थीटा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि किसी भी वेक्टर के अगर हमको टुकड़े करने होते हैं, 2 टुकड़े करने होते हैं, तो एक टुकड़ा जिसके साथ थीटा लगा रहता है, यानी कि जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसको बोलते हैं कुछ भी अगर इसका मैग्नीट्यूड आर है तो ये हो जाता है आर कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर में ये क्या हो जाता है आर साइन थीटा। तो ये हमने पहले पढ़ रखा वेक्टर के केस में, है ना। तो इसका अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ जब पढ़ोगे तभी जाके आपको ये जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ अब मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इस चैप्टर की नींव है। ठीक है, अगर वो चीज़ समझ में आएगी तो तब जाके वो चैप्टर आपको आसान लगेगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री और देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक ही एंगल है थीटा। ठीक है, ये एक थीटा मैंने इस तरह का एक ट्रायंगल जैसा बना दिया। ओके, अब उसके बाद देखिए मैंने कहा कि एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद देखिए, सॉरी, ये वाला एंगल हो जाएगा 90। फिर से देखिए एक बार फिर से देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो चलो पहले मैं आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके साथ ही उसमें एंगल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बता दूंगा। चलिए देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि जो हमारे हॉरिजेंटल के साथ, ये हमारा हॉरिजेंटल होता है ना, ये नीचे वाली लाइन, तो जो हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। जैसे आपका एक रोड है ऊपर को, या हाईवे है ऊपर कुछ आने वाली, है ना, तो इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर एक रखा है हमारा ब्लॉक, एक रखा है ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं। तो अभी मैंने आपको एक फोर्स बता रखा था, रिएक्शन फोर्स। अभी मैंने आपको बता रखा था एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स, या जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स हमेशा हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए, ये ब्लॉक जिस पे रखा है, ये ब्लॉक जिस पे रखा है हम उस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स ये लगेगा हमारा क्या, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स ये हो जाएगा। ओके, तो क्या रिएक्शन फोर्स अभी हमारे mg के बराबर है, और mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जरा समझिए इसको, मेरे को भले ही 2 बार समझाना पड़े, इसको 3 बार समझाना पड़े, लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कहा मैंने। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी रखी है जिसका मास था m, तो m मास होने की वजह से उस पर नीचे को कितना फोर्स लगेगा, mg। m मास होने की वजह से उस पर नीचे को फोर्स लगेगा mg, और ऊपर को एक फोर्स लगेगा उसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर में लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लगाया है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए, क्या ये आर अभी mg के बराबर है? तो आंसर है नो। ये इसके बराबर तब होता है जब ये इसके लाइन में होता है, यानी कि इस लाइन में ही mg होता है, तब ये इसके बराबर होता है, यानी कि अभी ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आर है इसके हमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके हमको टुकड़े करने पड़ेंगे आर वेक्टर के। अब इसके टुकड़े करने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ को मैंने पीछे को एक इसको स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद ये mg के मैं कुछ टुकड़े करना चाह रहा हूँ और एक लाइन बना दी मैंने ऐसे। देखो ये कुछ ज्योमेट्री बना रहा हूँ मैं, इस ज्योमेट्री को अभी हमने समझना है क्या चीज़ है। अब देखिए ये चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सपोज दैट आपका एक ट्रायंगल है इस तरह का, इस तरह का मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसी से रिलेटेड ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये है आपका थीटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए नीचे को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपका बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि तीनों एंगलों का सम होता है 90 डिग्री, तीनों एंगलों का सम होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में 90 तो एक खुद ही है, 90 तो एक खुद ही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 90, है ना, क्योंकि 90 ये है, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 + 90 हो जाएगा 180, है ना। तीनों एंगलों का सम होता है 180, तो ये तो अकेले 90 हो गया, और इन दोनों का सम कितना होगा 90। यानी कि अब ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, देखो ये दोनों का सम अगर 90 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऊपर वाला एंगल है x, और ये कितना है थीटा, ये कितना है थीटा। तो थीटा प्लस x कितना है यहाँ पर 90, क्योंकि ये तो अकेले 90 है ना, 90 प्लस ये दोनों 90 कितना हो जाएंगे 180 तब हो गए। तो यानी कि यहाँ पर हमारा x कितना है 90 माइनस थीटा। कुल मिला के मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल को चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास ये एंगल की वैल्यू इतनी आ गई। अब उसके बाद देखते हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जो ये वाला मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो बनाई है मैंने, और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अगेन ये वाला लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास कितने हैं
90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है। जैसे देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितने पे है, 90 डिग्री पे है ना। तो अब देखिए ये वाला एंगल था 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल देखिए ये पूरा एंगल है 90, तो 90 पूरे एंगल में से ये छोटा वाला एंगल घटा देंगे 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा वाला। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 से 90 कट जाएगा, ये कितना बचेगा थीटा। कुल मिला के ये वाला एंगल कितना आ गया थीटा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। देखिए बच्चों फिर से एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल था, ये आपका है 90 डिग्री का एंगल, इसको मैंने लिया थीटा, ये है आपका 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम होता है 90। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जो इसके साथ ये वाली लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये पूरे 90 में से अगर मैंने अंदर वाला छोटा वाला एंगल घटा दिया 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट लगाना है, तो देखो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो इससे कट गया, यानी कि एंगल कितना है थीटा। कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, अगर किसी ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल 90 थीटा होता है और ये वाला एंगल आपको निकालना है तो ये वाला भी थीटा होता है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ इस तरह से इंक्रीज कर दूं, तो अगर ये थीटा है तो इसके साथ ये वाला भी कितना होगा थीटा। कुल मिला के जितना एंगल यहाँ पर होता है उतना एंगल यहाँ पर होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इसी के हेल्प से हम अभी इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, और ये वाली चीज़ मैंने फिर से कहा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब समझते हैं यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ये इंक्लाइन प्लेन पर एक रखा है ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन पर एक रखा है ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है, इसका मास है m। उसके बाद देखो मास m होने की वजह से इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। फोर्स हमेशा ऐसे लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा नीचे को लगता है, ऐसे तिरछा मिर्चा कहीं को नहीं लगता है। तो इसका फोर्स है mg, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है थीटा। और जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स ऊपर को लगेगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। अब मैं क्या कर रहा हूं आपसे, mg हमारा एक वेट है यानी कि mg हमारे पास एक वेक्टर है, mg हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये जो mg वेक्टर है इसके मैं दो कंपोनेंट करना चाह रहा हूं, तो एक कंपोनेंट मैंने क्या किया, देखो मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखिए मैंने अभी आपको समझा रखा है कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है ना। तो ये वाला फोर्स कितना था वैसे नीचे को mg, इसको काट देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये वाला फोर्स कितना था mg, ये एंगल है थीटा। और क्योंकि mg एक वेक्टर है, तो जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसके साथ क्या आ जाता है cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, ये हमारे पास एक r वेक्टर है, इसके साथ थीटा लगा है तो इसको क्या बोलते हैं r cos थीटा, है ना, ये तो बताया था ना मैंने। तो ये हमारे पास वेक्टर है, इसके साथ लगा है एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा। ओके, और इसी mg का फिर एक और टुकड़ा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक यहाँ को एक यहाँ को, तो ये वाला टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर के साथ आ जाएगा mg sin थीटा। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक का मास था m, तो नीचे को एक फोर्स लगा mg। उसके बाद इस ब्लॉक पर इसकी डायरेक्शन में, यहाँ की डायरेक्शन में एक फोर्स रहेगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब ये रिएक्शन फोर्स, अब मैं इस r के इक्विवेलेंट एक फोर्स देखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके अपोजिट में कोई था ही नहीं, तो मैंने mg के यहाँ पर दो टुकड़े किए, मैंने एक इसकी डायरेक्शन में कर दिया और एक इसकी डायरेक्शन में कर दिया। और अभी मैंने आपको ज्योमेट्री बताया था कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो देखिए mg का ही कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इसी mg के परपेंडिकुलर में, यानी कि इसके परपेंडिकुलर में यहाँ को एक फोर्स आता है mg sin थीटा। तो कुल मिला के अब यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन आता है, इस इंक्लाइन प्लेन पर जो ये रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। यानी कि इंक्लाइन प्लेन पर हमारा जो रिएक्शन फोर्स होता है वो mg cos थीटा के बराबर होता है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर एक तीसरा फोर्स जो हमारे मैकेनिक्स में पाया जाता है, थर्ड फोर्स, जिसको बोलते हैं यहाँ पर टेंशन फोर्स। टेंशन, अब टेंशन किस में लगता है, टेंशन क्या चीज होती है। देखिए टेंशन ये आपके पढ़ाई वाला टेंशन नहीं है, ये टेंशन जो है मैकेनिक्स में एक फोर्स होता है, वो क्या चीज होता है उसको देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ द टॉट स्ट्रिंग, रोप और चेन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो किसी स्ट्रिंग, रोप या चेन को बांधने पर उस पर लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिजिड बॉडी थी, उस पर तुमने एक इस तरह से थ्रेड को बांधा और यहाँ पर एक वेट लटका दिया, तो अब ये वेट इसका मास है मान लो m, तो ये नीचे को एक फोर्स लगाएगा जो होगा आपको mg।
तो इस mg को अब बैलेंस कौन कर रहा है? अब रिएक्शन तो कर नहीं रहा है ना, नीचे से तो सरफेस है ही नहीं, ये तो हवा में लटका है ना। अगर ये हवा में लटका है, इसको कोई ना कोई तो बैलेंस करने वाला होना चाहिए, तभी जाके तो रुका हुआ है। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कोई बॉडी अगर हमको रुकी हुई दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर फोर्स लग रहे हैं। हो सकता है उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब वो इक्वल एंड अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नीचे को अगर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली इसके अपोजिट भी एक ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, तो इसी फोर्स को बोलते हैं टेंशन, जिसको टी से नोट करते हैं। ठीक है, तो ये अब ये टेंशन किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी लग सकता है। जैसे ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक ये इस तरह की कोई दीवार है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को यहाँ पर एक स्प्रिंग रखी है, ये स्प्रिंग इस तरह से रखी है, इस स्प्रिंग पे एक वेट लटका के रखा है। तो अब ये वेट इस पे mg का फोर्स लगाएगा, तो ये स्प्रिंग पे अब कितने का फोर्स लगेगा? टी टेंशन लगेगा। ओके, तो इस तरह से टेंशन काम करता है। ये टेंशन कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक ब्लॉक को रखा है, अब उस ब्लॉक को यहाँ पर इस तरह से थ्रेड से खींचा जा रहा है, तो ये थ्रेड पे कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। तो टेंशन हमेशा ये थ्रेड हो गया या स्ट्रिंग होगी या चेन होगी, तो इन चीज़ों में लगता है टेंशन फोर्स। ओके, तो इस तरह से हमारा टेंशन फोर्स वर्क करता है। और टेंशन से रिलेटेड IIT JEE हो या फिर हमारे नीट में हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या चीज़ होता है? देखिए, क्लास 9th में भी पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए क्या चीज़ कह रहा है, जो किसी बॉडी पर जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होता है, वो टाइम के साथ साथ जब चेंज हो रहा होता है तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, थोड़ा अजीब जैसा लगता है आपको न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आप जिंदगी भर शायद इसको भूलोगे नहीं, है ना। जैसे चलो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर डेफिनेशन पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्रिकेटर एक क्रिकेट की बॉल को हिट करता है ना, क्रिकेट की बॉल को हिट करता है। अब वो क्रिकेटर क्या करता है, जो कैच करने वाला जो प्लेयर है वो क्या करता है कि जब उसको कैच करता है तो अपने हाथ को यूं पीछे की तरफ को खींच लेता है ना। जैसे उसके हाथ में बॉल पड़ती है तो वो पीछे की तरफ को उसको ग्रैब करता है, यानी कि पीछे की तरफ को उसको खींचता है बॉल को। तो ऐसा क्यों करता है? तो वो एक्चुअल में यूज करता है न्यूटन सेकंड लॉ को। अब बात करते हैं कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक बॉल है, इस बॉल को कैच करना चाह रहा है, यहाँ पर एक कैच करना चाह रहा है बॉल को, ठीक है, ये उसके हाथ है, ये उसको कैच करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब ये बॉल उसके हाथ पे पड़ेगी तो इस बॉल के पास कुछ मास है, और जब ये उसके हाथ को टच करेगी तो उस बॉल के पास कुछ वेलोसिटी भी है। तो जब उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ मोमेंटम है। कल जो हमने पढ़ा था, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल उस बॉल का मास है 200 ग्राम, यानी कि 0.2 मान लेते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपकी मान लो 50। तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? देखो, P इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 का उसके पास मोमेंटम आ गया। ओके, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से इसकी यूनिट है। अभी हम यूनिट से हमको कोई मतलब नहीं ज़्यादा, हम बस एक उसको समझाने के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि उसका मोमेंटम आ गया हमारे पास 10। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब देखिए 10 का मोमेंटम बहुत हाई मोमेंटम है, सपोज दैट 10 का मोमेंटम आपका बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम है। अगर वो क्रिकेट की बॉल को कैच करने वाला प्लेयर अपने हाथ को पीछे को नहीं जाके खाली बॉल को ऐसे करके पकड़ के रखता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बॉल उसके हाथ पे जब हिट करेगी तो बहुत जोर से उसको लगेगी, क्योंकि 10 का मोमेंटम है ना। 10 मोमेंटम बहुत हाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 10 का मोमेंटम है। अब देखिए हुआ क्या, अब वो सेकंड केस में वो क्या करता है कि जो क्रिकेट की बॉल है, उस क्रिकेट की बॉल को कैच करते टाइम वो क्या कर रहा है, जो उसका मोमेंटम है उसको अब वो कम करेगा। कैसे कम करेगा? इस अपने हाथ को पीछे को ड्रॉ डाउन कर लेगा, पीछे को खींच लेगा, ठीक है। जब पीछे को खींचेगा तो यहाँ पर जो बॉल की वेलोसिटी है उसको धीरे धीरे अपने हाथों से कम करते हुए आएगा। पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? 50। अब उसने जैसे उसको कैच किया तो अपने हाथों के साथ बॉल को खींच रहा है, यानी कि धीरे धीरे उस बॉल की वेलोसिटी को एक टाइम लेके उसको धीरे धीरे कम कर ले रहा है। तो पहले मान लो उसका मास तो वही है, देखो P इक्वल टू हमारे पास होता है mv, उसका मास है 0.2 kg यानी कि 200 ग्राम, और वेलोसिटी उसके पास थी 50। तो मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते उसने मान लो 5 की वेलोसिटी में पहुंचा दी उसकी। तो अब आंसर कितना आ गया, मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास 1। तो देखिए क्या हो रहा, उसने इस बॉल पर फोर्स लगा के, क्योंकि कैच करते टाइम हमको एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल के डायरेक्शन में, इस बॉल पर फोर्स लगा के उसने उसके फोर्स को धीरे धीरे उसके मोमेंटम को धीरे धीरे कम कर दिया टाइम के साथ साथ। तो जब उसने उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम किया, देखो 10 के मोमेंटम से 1 तक ले आया हो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका मोमेंटम है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा।
तो चेंज को यहाँ पर बोलते हैं डी अपॉन डी टी, जिसको डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, टाइम के साथ साथ, टी मतलब है टाइम के साथ साथ उसमें चेंज आ रहा है, डी का मतलब होता है चेंज। तो जब उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल। यानी कि जो उसने उस बॉल पर फोर्स लगाया वो उसके मोमेंटम को चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, उसके मोमेंटम को चेंज कर रहा टाइम के साथ साथ। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। क्या कहता है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट का मतलब होता है चेंज, हाँ, टाइम के साथ साथ जब किसी चीज में चेंज आता है तो पूरा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो पी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो हमारे पास ये फॉर्मूला को कह दो या फिर इस डेफिनेशन को कह दो, एक ही बात है न्यूटन सेकंड लॉ में। इसी न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए हमारे पास F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला आता है। वो कैसे आता है वो देखते हैं। चलो देखिए, हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी पी बाई डी टी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ही यहाँ पर बोलते हैं मास, जो कि बॉल का मास है, क्योंकि मास हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही हमारे पास आ गया मास, सॉरी एक मिनट देखिए, F इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या था, mv। अब मैंने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट। और जब भी हमारे पास सारी की सारी नॉन क्वांटिटीज होती हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम रख देते हैं सिंपली के इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास F इक्वल टू आ गया है यहाँ पर dp अपॉन dt, सिंपली dp अपॉन dt आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू रख ली हमने 1। अब हमारे पास जो p होता है, p मोमेंटम, वो एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो p की जगह पर हम रख देते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब जो हमारे पास मास है वो मास होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ गया बाहर और अंदर बच गया dv अपॉन dt। अब देखिए F इक्वल टू हमारे पास आ गया मास इंटू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, देखो v मतलब है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ma। तो कुल मिला के F इक्वल टू ma वाला जो फॉर्मूला आता है वो इसी न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। और जो स्टार्ट कहाँ से होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। अब आपको डेफिनेशन चेंज आ जाएगी और अब शायद आप कभी इसको नहीं भूलोगे। अगर आप कभी इस चीज़ को भूल भी जाते हो तो क्रिकेट की बॉल को कैच करना याद रख लेना, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिससे कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ अगर कोई पूछता है तो क्रिकेट की बॉल को कैच करना, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ है। और वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। किसी बॉल के मोमेंटम को अगर हमने, किसी बॉडी के मोमेंटम को अगर हम टाइम के साथ साथ चेंज करते हैं तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, मतलब कुछ और इसके ऊपर एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे कोई अगर मान लो उसके मोमेंटम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज करना पड़ा है तो उसको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, उसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो क्रिकेट की बॉल बहुत ही हाई स्पीड से आ रही है तो उसके मोमेंटम को तुम चेंज करने के लिए तुमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा लगेगी, है ना। अब यह है कि तुम अगर बहुत ही तेज़ी से पीछे को अपने हाथ को खींचोगे तो हो सकता है तुमको फोर्स कम लगाना पड़ जाए, ठीक है। तो क्योंकि टाइम को तुमने बढ़ा दिया, ज़्यादा देर तक खींच के तुमने टाइम को बढ़ा दिया। तो कुल मिला के फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt होता है, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू ma, जिसको न्यूटन सेकंड लॉ भी बोलते हैं।